नमस्कार, मैं हूं जायरा और स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। आप नजरअंदाज क्यों? साल 2022 के अंत में यानी महज कुछ ही महीनों बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं गुजरात में, जिसको लेकर पार्टियों ने कमर कस ली है। नेताओं में जुबानी वार पलटवार भी जारी है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के 2 दिवसीय गुजरात दौरे के पहले बीजेपी ने कहा कि चुनावी लड़ाई केवल बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। साथ ही कहा कि आम आदमी पार्टी तो रेस में है ही नहीं। आपको बता दें कि जेपी नड्डा आज से गुजरात के 2 दिन के दौरे पर हैं, जिसके दौरान वे कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे और स्थानीय नेताओं के साथ बैठक करेंगे। गुजरात में इस साल के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का राज्य का दौरा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। गुजरात बीजेपी के महासचिव प्रदीप सिंह वाघेला ने बीते दिन कहा कि गुजरात में मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच होगा। उन्होंने कहा कि अतीत में कई अन्य दल भी गुजरात में चुनाव लड़ने के लिए आए थे, लेकिन बच नहीं पाए। लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस के बीच है और इस बार भी कांग्रेस काफी पीछे है। बीजेपी भारी अंतर से जीतेगी। इस चुनाव में हमें सबसे ज्यादा सीटें मिलने वाली हैं। तो बीजेपी ने यह बात कही है कि जो मुकाबला है वो सिर्फ हमारे और कांग्रेस के बीच में है और आम आदमी पार्टी कहीं स्टैंड नहीं कर रही। तो इसी पर आज हम खास चर्चा भी करने वाले हैं। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ भी आपसे करवा देते हैं। कैप्टन आई सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। इसके अलावा संजीव निगम जी जुड़ गए हैं, आप से हैं प्रवक्ता, और जया ठाकुर जो कि कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे इस खास प्रोग्राम में। सबसे पहले संजीव जी, मैं आप ही के पास आऊंगी, क्योंकि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये बयान आया है कि आप लोगों को तो वो कहीं मुकाबले में देख ही नहीं रहे हैं, रेस में ही नहीं मानते हैं। कह रहे हैं कि सीधा मुकाबला तो सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी के बीच में है, आप लोग तो कहीं स्टैंड ही नहीं कर रहे हैं। बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। यही भाषा जब 2013 में आम आदमी पार्टी ने पहली बार का चुनाव दिल्ली का लड़ा, यही भाषा थी कि आम आदमी तो पार्टी कहीं रेस में नहीं है। और पहली बार आम आदमी पार्टी के 28 सदस्य जीत करके आए थे और भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा जीती थी, 32 सीटें जीती थी और 36 सीटों की आवश्यकता थी सरकार बनाने में। ये 4 सीट कहीं से नहीं खरीद पाए। आम आदमी पार्टी की ये ताकत है कि 4 सीट भी ये नहीं खरीद पाए। इस समय जो इनको खरीद फरोख्त का सिलसिला चला हुआ, इनको तो कांग्रेस पार्टी बहुत आसान है। एक बारी कांग्रेस, एक बारी बीजेपी, एक बारी ये कांग्रेस को मानते कहाँ है विपक्ष, ये तो खुद का ही मानते हैं। अभी ताजा घटना देखिए क्या हुआ गोवा में 8 विधायक इन्होंने खरीद लिए। तो इनको तो आसान रहा है, ये तो उन्हीं की पार्टी है कि वो मुकाबले में क्यों मानेगी आम आदमी पार्टी को। लेकिन आम आदमी पार्टी वही दिल्ली वाले तीसरी बार 3 बार उसी की पुनरावृत्ति होने जा रही है गुजरात में। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं शुरुआती दिनों से जुड़ा हुआ हूँ, बराबर मेरी पैनी नजर है, मैंने देखा है। पिछली बार के चुनावों में गुजरात भी गया था, तो इस बार गुजरात में सभी सीटों में क्योंकि आम आदमी पार्टी लड़ रही है, तो आम आदमी पार्टी ही इनको शिकस्त देने वाली है जी। लेकिन संजीव जी, राघव चड्ढा ने अभी कुछ दिन पहले ये कहा था कि कांग्रेस कहीं स्टैंड नहीं कर रही है, सीधा मुकाबला आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में है। भाई आम आदमी पार्टी तो गुजरात में सबसे बढ़ चढ़ के लोगों के दिलों में बस गई है। आम आदमी, कांग्रेस कहाँ है, कांग्रेस जाने। देखिए, जब तक चुनाव नहीं हो जाते ये कहना तो मुश्किल है कि दिलों में बसी है कि नहीं बसी है, क्योंकि देखिए हर राज्य की परिस्थितियां अलग होती हैं, मुद्दे अलग होते हैं। और जिस तरीके से आपने दिल्ली में अपना परचम लहराया है, गुजरात में भी देखिए तो चुनाव के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। कैप्टन साहब भी जुड़े हुए हमारे साथ। कैप्टन आई सिंह, आपको क्या लगता है, जिस तरीके से ये बयान आया है कि बीजेपी की तरफ से कहा गया है कि आप कहीं स्टैंड नहीं करती है, सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी के बीच में ही है ये जो मुकाबला है यहाँ पर, किस आधार पर आप लोगों ने ये बात कही है यहाँ? क्योंकि लगातार केजरीवाल गुजरात दौरे पर पहुंच रहे हैं, राघव चड्ढा भी अभी कुछ दिन पहले गए थे और जनता का समर्थन भी उन्हें कहीं ना कहीं यहाँ तो मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि वोटों में कितना तब्दील होगा ये अभी कहा नहीं जा सकता, लेकिन आप लोगों ने तो पूरी तरह से सिरे से खारिज कर दिया। जायरा जी, गुजरात एक ऐसी जगह है कि जहाँ बहुत सी पार्टियां आई गई, मगर वहाँ किसी को कुछ हासिल नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ बीजेपी और कांग्रेस ही शुरू से रही है। तो कांग्रेस और बीजेपी के अलावा गुजरात के लोग जानते भी नहीं है किसी को। और फिर केजरीवाल जैसी पार्टी जिसने दिल्ली का ये हालत कर दी है कि डेली इनके विधायक पकड़े जा रहे, जेल में बंद हो रहे हैं, घोटाले में दिल्ली को इन्होंने जो है ना 20 साल पीछे कर दिया है। दिल्ली में जो विकास कार्य पिछली सरकारें कर गई थी वो इन्होंने सब खत्म करके आज दिल्ली पूरी टूटी पड़ी है। दिल्ली में रोडें चलने को नहीं है, दिल्ली में पीने को पानी नहीं है,
दिल्ली में पॉल्यूशन नहीं खत्म कर पाए, ये जमुना सफाई ये कर नहीं पाए, तो ये झूठे वादे जरूर करते हैं। कोई झूठे वादे लेके ये गुजरात पहुंचे हैं, मगर गुजरात के लोग बहुत बुद्धिजीवी समझदार हैं, क्योंकि गुजरात में ज्यादा से ज्यादा बिजनेसमैन है, और बिजनेसमैन हर चीज का बहुत अच्छी तरह से हिसाब रखता है। तो वो सब जानते हैं कि केजरीवाल ने दिल्ली में क्या किया है, कितना झूठ बोला है, और इनके मंत्री डेली जेल में जा रहे हैं भ्रष्टाचार के आरोप में। तो इसलिए हमने कहा है, गलत नहीं कहा है, हमारे जो नेताओं ने कहा है कि गुजरात में इनका कहीं कोई ठिकाना नहीं है। इन्हें मैं बता रहा हूं कि इनकी किसी भी सीट पे ये जमानत नहीं बचा पाएंगे। वहां सिर्फ बीजेपी कांग्रेस के अलावा गुजराती लोग किसी को जानते ही नहीं है, कहते हैं ये कौन आ गया, कहां से आ गया। और केजरीवाल आप कह रहे हैं कि लोग जानते नहीं है, लेकिन जब अरविंद केजरीवाल वहां पर जाते हैं तो जन समर्थन तो उन्हें मिलता ही है, लोगों की भीड़ तो वहां पर जुटती ही है। और अभी हाल ही में भी हमने देखा था कि किस तरह से वो एक ऑटो वाले के घर गए थे और उन्होंने खाना भी वहां पर खाया था। हालांकि मुद्दा भी काफी बड़ा बना था ये, लेकिन ये कहना तो देखिए थोड़ा ठीक नहीं होगा कि लोग उन्हें जानते ही नहीं है वहां पर। जाहिरा जी आपने देखा होगा, कभी कभी वो मंदारी आता है ना डमरू लेके, तो वो भी रोड पे खड़े होकर बजाता है, तो अननेसरी भीड़ उसके पास भी बहुत इकट्ठी हो जाती है। तो भीड़ की ना कहें आप, भीड़ तो आ जाती है, भीड़ की कोई बात नहीं है, मगर वो भीड़ वोट में कितनी तकलीफ होगी वो देखना पड़ेगा। तो वोट इनको मिलने वाला नहीं, भीड़ तो आ सकते हैं। जब ऑटो में बैठ के नौटंकी करेंगे तो वो नौटंकी देखने के लिए बहुत लोग इकट्ठे हो जाते हैं, चल रहा वाले बहुत इकट्ठे हो जाते हैं। मगर ये कहो जो वोटर हैं वो इनके वोटर नहीं है, ना इनको वोट देंगे, क्योंकि आज इन केजरीवाल का चेहरा जग जाहिर हो चुका है कि कितने बड़े घोटालेबाज हैं। और सबसे बड़ी बात देखिए, ये अपने आप ही अपने मंत्रियों को जो है ना सर्टिफिकेट दे देते, देखो जी हम तो कट्टर ईमानदार हैं। जनता कहे ईमानदार है तब है ना, आपके मुंह से कहने से ईमानदार थोड़ी होते हो। अभी इनका अमानतुल्ला जो है ना सरेआम, जिसने एक स्कूल को तोड़ के दुकानें बनवा दी, फिर भी केजरीवाल कह रहे हैं नहीं अमानतुल्ला तो कट्टर ईमानदार है। तो ये है इनकी सोच। चलिए ठीक है, जया जी भी बनी हुई हमारे साथ। जया ठाकुर जी, आपको क्या लगता है कि एक तरफ तो बीजेपी कह रही है कि आप कहीं स्टैंड नहीं करती, लेकिन आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि कांग्रेस कहीं स्टैंड नहीं करती है, कांग्रेस का तो कोई मुकाबला ही नहीं है इस बार के चुनावों में। जी ऐसा नहीं है, कांग्रेस में राहुल गांधी की यात्रा निकाल रहे हैं, निश्चित रूप से उससे परिवर्तन आएगा। और अगर आप पार्टी की बात करें तो देखिए क्षेत्रफल वाइज आप पार्टी छोटे जगह पर चुनाव लड़े और जीते प्रदेशों में, वो एक अलग बात है, लेकिन जब बड़े प्रदेश की बात करते हैं तो मुझे नहीं लगता आप पार्टी के अभी उतने कार्यकर्ता हैं जमीनी स्तर पर जो इस पब्लिसिटी को और जो भी उनका जितना भी नाम है उसको वोट में तब्दील अभी नहीं हो सकता है, ये संभव नहीं है। वो कहते कुछ भी रहे वो एक अलग बात है, पर मुझे नहीं लगता कि अभी आप पार्टी बड़े क्षेत्रफल वाले किसी भी प्रदेश में एक्सप्लोर करने में सफल रही है। और मुझे नहीं लगता अभी गुजरात में इतने जल्दी वो वहां पे एस्टेब्लिश हो सकते हैं। एक तो वो बहुत ही संपन्न प्रदेश है, जो स्कीम्स ये निकालते हैं फ्री इलेक्ट्रिसिटी या जिस पे भी ये राजनीति करते हैं वहाँ ये चीजें काम नहीं करने वाली, क्योंकि उद्योगपतियों का प्रदेश है। ऐसे में और बीजेपी का एक आज की डेट आप देखें तो एक गढ़ बना हुआ है, तो ऐसे में उसको हिलाना किसी नई पार्टी के लिए उतना आसान नहीं रहेगा। तो आपके लिए आसान रहेगा, आप कर सकते हैं ये काम, बीजेपी के गढ़ को हिलाने का काम आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि आपकी पार्टी से भी लोग छोड़ के बीजेपी में जा रहे हैं। जी बिल्कुल छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन कुछ नए भी आ रहे हैं। देखिए पार्टी में छोड़ना और आना तो लगा ही रहता है, पुराने लोग जाते हैं नए लोग आते हैं, उसी को रोटेशन कहते हैं। मुझे नहीं लगता उसमें कोई गलत है। जो हमसे एग्री नहीं करता है या लगता है कि हमारा यहाँ कोई फ्यूचर नहीं है तो वो वेलकम है जाने के लिए, बिल्कुल आप जाएं। और जो लगता है, जिसको लगता है कि सही मुद्दों के साथ कांग्रेस खड़ी रहती है और सही चीजें करती है, आप दिल्ली की देख लीजिए, शीला दीक्षित जी ने कितना काम किया था, आज भी उसके पहले दिल्ली की हालत देखिए और उसके बाद भी देख लीजिए कांग्रेस पार्टी ने काम किया है। ये अलग बात है कि उसका पब्लिसिटी स्टंट अच्छा नहीं होता है, तो वो चीजें उतनी प्रचार प्रसार में नहीं आ पाई मीडिया में, क्योंकि मुझे नहीं लगता मनमोहन जी ने जितना काम किया है, जितनी स्कीम्स चलाई है उतनी किसी और ने तो आपकी स्कीम्स के बारे में लोगों को क्यों नहीं पता चल पाता है? आप लोग भी करिए, वैसे आप दूसरों को कह रहे हैं कि वो लोग करते, तो आप लोग क्यों नहीं करते हैं? वहाँ पर कमी क्यों रह जाती है? हमारे लिए मीडिया मैनेजमेंट करना चाहिए, इवेंट मैनेजमेंट का जिस तरीके से चलन चला है आजकल, क्योंकि देखिए राजनीति का भी अब एक सिस्टम चेंज हो गया है। तो मैं खुद एग्री करती हूँ कि कांग्रेस को अपनी बातें, अपनी चीजों को सामने रखने का एक नया तरीका अपनाना चाहिए। जिस तरीके से सोशल मीडिया और इवेंट मैनेजमेंट जो आ गया है पॉलिटिक्स में,
ये कांग्रेस पार्टी में लैक है और उसी का ये भुगतान कर रही है। नहीं तो काम इसने जितने किए हैं मुझे नहीं लगता। नहीं तो ऐसे में अब आप लोग गुजरात में अपनी पैठ जमाने के लिए क्या कर सकते हैं, क्योंकि चुनावों में अब ज्यादा वक्त तो रह नहीं गया है और मौजूदा हालात देखते हुए तो फिलहाल ये कहना मुश्किल है कि आप लोगों ने अपनी जो स्थिति है वो बेहतर करी है राज्य में, क्योंकि पिछले 27 सालों से बीजेपी ही वहां पर राज करती आ रही है। तो ऐसे में कितना मुश्किल है आपके लिए और कितना चैलेंजिंग आप इसे मानती हैं? निश्चित रूप से देखिए चैलेंजिंग तो है, क्योंकि गुजरात के लिए आज की डेट में जीतना मुश्किल है। इसको आप एडमिट करें या ना करें, ये सच्चाई है आज की डेट में कि गुजरात को जीतना मुश्किल है। लेकिन कांग्रेस का समय चेंज हो रहा है, उसमें बहुत लोग जुड़ रहे हैं और राहुल गांधी जी जो यात्रा चला रहे हैं कांग्रेस जोड़ो की, निश्चित रूप से उससे काफी आदमी जुड़ रहा है और परिवर्तन आएगा। तो हम बेहतर परफॉर्म करेंगे, मैं इस आशा के साथ इलेक्शन में पार्ट करूंगी। लेकिन राघव चड्ढा अभी कुछ ही दिन पहले कह रहे थे कि गुजरात में तो कांग्रेस छोड़ो अभियान चल रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये बात बोली थी कि कांग्रेस छोड़ो अभियान चल रहा है गुजरात में। तो ऐसे में कैसे आप अपने इस मकसद में कामयाब हो पाएंगे? देखिए, जो लोग हमारे साथ बाद में धोखा करें, मैं तो समझती हूँ कि अच्छा है कि वो पहले चले जाएं। आप कच्चे दिन हम उसे टिकट दे दें और वो जीत जाए, उसके बाद छोड़ के जाए, उसका क्या औचित्य बनता है? वो अच्छा है कि वो अभी जा रहे हैं, नया आदमी आएगा, नए को देंगे। लोग कुछ भी कह सकते हैं, पर मुझे लगता है अल्टीमेट जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर ऐसे लोग जो इसके साथ स्टैंड नहीं कर सकते, कांग्रेस पार्टी को सही तरीके से मेहनत यहाँ संघर्ष नहीं कर सकते, तो बेहतर है कि वो पहले चले जाएं। विधायक बनने की बात जाएंगे तो मुझे लगता है, मुझे दुख होने की बात है कि मुझे लगेगा कि ये डिश हुआ है। पहले जाएंगे, वेलकम है, वो बिल्कुल जाएं, देखें कहाँ सफलता मिल रही होगी। आम आदमी पार्टी को नजरअंदाज करने की बात कही गई है बीजेपी की तरफ से, उसी पर आज हम चर्चा खास कर रहे हैं। मेहमान बने हुए हमारे साथ संजीव जी, आपके पास अब आना चाहूंगी मैं। आप लोग लगातार ये दावा कर रहे हैं कि गुजरात में भी आप लोग दिल्ली की तरह ही अपना परचम लहराएंगे, लेकिन ऐसे में किस तरीके से ये मुमकिन है? देखिए, अपने हर राज्य के अलग तरीके के मुद्दे होते हैं, अलग तरीके की परिस्थितियां होती हैं। वो बात ठीक है, पंजाब और दिल्ली में आप लोगों ने जनता को लुभाया है और जनता आपके पक्ष में भी गई है, लेकिन गुजरात में आप किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए जनता को लुभाने की कोशिश करेंगे वहां पर? क्या लगता है कि अब वहां की जनता आप पर भरोसा जता पाएगी? क्योंकि मुद्दे देखिए हर राज्य के अलग ही होते हैं। अभी मैं सुन रहा था कांग्रेस की जो प्रवक्ता है, कह रही थी साहब गुजरात जो है संपन्न राज्य है, पंजाब भी एक संपन्न राज्य है। पंजाब में भी बहुत अच्छे अच्छे संपन्न लोग रहते हैं और उन्होंने अपनी सरकार चुनी, आम आदमी पार्टी की सरकार चुनी। और मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं, जो मैं देख रहा हूं, क्योंकि अगर इन्हें वाकई कुछ करना होता तो 27 सालों में इन्होंने बहुत कुछ कर दिया होता। जब बात आती है स्कूलों की, जब बात होती है अस्पतालों की, तो वही ढाक के 3 पास, अरे क्या किया है? अभी प्रधानमंत्री महोदय कहते हैं साहब हमें जो है 10,500 स्कूल हम सही कर देंगे। अरे देश भर में इतने लाखों स्कूल हैं, 80 लाख स्कूल है, तो आपके इतने स्कूल सही हो जाने से हो जाएगा? देश सुधर जाएगा ना? अब जरूरत है कि तत्काल सारे स्कूलों को एक साथ सही करने की आवश्यकता है। जब आपका विदाई का समय नजदीक आने लगा है, 8 साल हो चुके हैं, तब आपको स्कूलों की याद आ रही है? कोई सवाल ऐसे नहीं काम चलता। पहले दिन से आपको इस दिशा में काम करना चाहिए, इस दिशा में सोचना चाहिए। तो नहीं, हमारे मुख्यमंत्री दिल्ली के अरविंद केजरीवाल जी बराबर जा रहे हैं गुजरात के दौरों में, उन्हें पूरा जन समर्थन मिल रहा है और लोग कह रहे हैं कि हमारे यहाँ भी आवश्यकता है कि स्कूलों की क्या दुरुस्ता बना रखी है, वह हर तरीके की। तो इनको डर है, ये बौखलाए हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के साथी, और कोई बात नहीं। इसलिए ये नाम लेना भी उचित नहीं समझ रहे। इनको बड़ा आसान प्रतिद्वंदी कांग्रेस के रूप में नजर आ रहा है कि कांग्रेस को तो हम पटकनी दे देंगे और नहीं पटकनी दे पाए तो बाद में जो है जो भी जीतेंगे, जीतने के बाद हम उनको खरीद लेंगे। तो ये इनके आम आदमी पार्टी का एक भी न बिगड़ने वाला है न टूटने वाला है। तो इससे इनको भय और अंदर। लेकिन संजीव जी, दूसरे राज्यों में भी आप लोगों ने कोशिश करी। देखिए, उत्तराखंड कोई बहुत बड़ा राज्य नहीं है, लेकिन वहां पर क्या हुआ विधानसभा चुनावों में, ये किसी से छुपा नहीं है। हाँ, बिल्कुल नहीं छुपा है। और हम पहली बार यहाँ पर लड़े हैं, उत्तर प्रदेश में भी पहली बार लड़े हैं, लेकिन गुजरात में हम दूसरी बार लड़ रहे हैं। इससे जो पहले चुनाव हो चुका उसमें आम आदमी पार्टी ने पार्टिसिपेट किया था। इससे पहले पंजाब में भी दूसरी बार में हमें सफलता मिली है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में गुजरात में गुजरात के भी साथी हैं, वहां का मुख्यमंत्री कोई गुजरात का ही बनेगा। जैसे पंजाब में कोई पंजाब का ही साथी कोई पंजाब का मुख्यमंत्री बनाए, तो ये बिल्कुल गलत बात है। जो लोग कह रहे साहब वो बाहरी है, वो दूर के हैं, उन्हें कोई जानते नहीं। अरविंद केजरीवाल को वही प्यार, वही समर्थन मिल रहा है और जीत करके कोई गुजरात का ही साथी वहां की कमान संभालेगा।
अरविंद केजरीवाल तो जिस प्रकार से यहाँ पर पंजाब में देख रहे हैं कि भाई आम आदमी पार्टी में जो मुख्यमंत्री बना है वो ठीक से कामकाज से संभाल रहा है, जनता से जो वायदे आम आदमी पार्टी ने किए, जो अरविंद केजरीवाल जी ने किए, वो समय से निभाए जा रहे हैं। चलिए तो ये ठीक है, चलिए संजीव जी, अब अरविंद केजरीवाल को वहां पर जनता जो है गुजरात की भरोसा जताती है या नहीं जताती है, और आप क्या कुछ रणनीति आगे बनाते हैं ताकि कामयाबी हासिल हो सके? ये तो चुनाव के वक्त पता चलेगा और किस तरीके से आगे जो स्थिति है स्पष्ट हो पाएगी। कैप्टन साहब, आपको क्या लगता है, जिस तरीके से लगातार संजीव जी ये बात कह रहे हैं कि हम तगड़ा मुकाबला आपको देंगे, क्योंकि आप लोग तो उन्हें कहीं लड़ाई में ही नहीं गिन रहे हैं ना, लेकिन जब अरविंद केजरीवाल जा रहे हैं ऑटो वाले के घर जाकर उन्होंने खाना भी खाया, ऑटो वालों का प्यार भी उन्हें मिल रहा है फिलहाल वहां पर। हालांकि अब हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि वो जीत ही जाएंगे या फिर उन्हें जन समर्थन वोटों में भी उनका तब्दील होगा, लेकिन जब दिल्ली में चुनाव लड़े थे तब भी ऑटो वालों से ही उन्होंने शुरुआत करी थी और नतीजा क्या था ये भी सबके सामने है। तो कहीं गुजरात में भी ऐसा ना हो कि ऑटो वालों से ही शुरुआत करके वो लोगों के दिलों में जगह बनाने में कामयाब रहे? क्या लगता है आपको, क्योंकि किसी को भी हल्के में नहीं लेना चाहिए? जाहिरा जी, गुजरात एक ऐसा प्रदेश है जो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी गुजरात से ही आते हैं, और हमारे देश के जो है ना गृह मंत्री हैं माननीय अमित शाह जी, वो भी गुजरात से ही आते हैं। और आपने एक चीज और बात सुनी होगी कि नरेंद्र मोदी जी अगर कहीं विकास की चर्चा चलती है तो गुजरात मॉडल का जो है ना हर जगह चर्चा करते हैं। जिस तरह से गुजरात मॉडल जो एक विकास में एक अलग उन्होंने खड़ा किया है अपने कार्यकाल से लेकर अभी तक, तो वो चीज जो है ना वहाँ गुजरात की जनता अच्छी तरह जानती है कि हमें जो अगर जितना अच्छा गुजरात को भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी जो बना सकते हैं, वो ऐसी झूठी पार्टियां नहीं कर सकती हैं जो अपने आप को ही अपना सर्टिफिकेट दे देती है कि हम तो जी बहुत ईमानदार, कट्टर ईमानदार पार्टियां हैं जो। और रही बात अब आपने दिल्ली की जो कही थी, दिल्ली की बात अलग है। दिल्ली का जो माहौल है, दिल्ली के जो समीकरण है वो थोड़ा ना अलग हो जाते हैं। इसी तरह से पंजाब का, पंजाब में इन्हें सबसे ज्यादा समर्थन मिला था किसका? खालिस्तानियों का। इसलिए पंजाब में ये सरकार बना ले गए, नहीं पंजाब में भी नहीं बना पाते, मगर वहाँ खालिस्तानियों का खुल के समर्थन इनका था। तो इनका चेहरा दुनिया में उजागर हो चुका है। तो खालिस्तानी आप किससे कह रहे हैं? जो लोग पंजाब में रहते हैं वो खालिस्तानी हैं? जो खालिस्तान संगठन चला रहे हैं उनका नहीं, तो उनको तो काफी ज्यादा सीटें मिली है, मतलब सभी पंजाब की जनता ने वोट दिया है, तो मतलब वो खालिस्तानी है। जाहिरा जी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारा ही पंजाब खालिस्तानी है, मगर वहाँ एक बहुत बड़ा संगठन खालिस्तान चला रहा है और उनका समर्थन इनके लिए खुल के था। नहीं, तो ये किस आधार पर आप कह रहे हैं कि खालिस्तानी कोई संगठन चला रहा है इस तरीके से? आप एक चीज देखिए, इन्होंने अपनी एक लोकसभा की सीट थी, वो जैसे ही छोड़ी वो किसके पास गई? इनके पास तो नहीं है। और ये भगत सिंह की फोटो अपने केजरीवाल जी ऑफिस में लगाते, उन्हीं भगत सिंह को जो अभी जो इनकी जगह पे जो दूसरे जो सांसद बने हैं उन्होंने कहा था भगत सिंह आतंकवादी हैं। केजरीवाल ने जी पलट के उसका जवाब नहीं दिया था, खंडन नहीं किया था, तो इसलिए तो ये समर्थक हैं। तो इनका चेहरा और चरित्र दुनिया जान चुकी है कि मैं तो इनका नाम लेना इसलिए उचित नहीं समझता हूँ कि केजरीवाल से घटिया चेहरा मैंने अपनी जिंदगी। मर्यादित भाषा का इस्तेमाल करिए। देखिए, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करना ठीक नहीं है। किसी के भी बारे में, कोई भी पार्टी से ताल्लुक रखता हो, इस तरीके के शब्द आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। जो सत्यता है मैं वही कह रहा हूँ कि वो झूठ अति ज्यादा बोलते हैं और ऐसे बोलते हैं जैसे नहीं। इस तरह के आरोप तो आपकी पार्टी के लोगों पर भी लगते हैं। विपक्षी दल कहते हैं कि आप लोग झूठ बोलते हैं। हमारे चोरी करके फिर अपने आप को सर्टिफिकेट नहीं देते कि नहीं जी हम तो कट्टर पे ईमानदार है। हमारे किसी एक नेता ने कहा हो कि हम कट्टर ईमानदार है, बता दीजिए क्यों हम ऐसा कार्य हमारी पार्टी नहीं करती। मतलब ईमानदार नहीं है आप लोग बेईमान है क्या? हम तो ऐसा कार्य ही नहीं करते जो हमें सर्टिफिकेट देना पड़े, हमारी कोई ऐसी जरूरत ही नहीं है। 8 साल की हमारी केंद्र की सरकार है, एक भी बताइए कि हमारे ऊपर कोई आरोप लगा हो। उससे पहले जो पार्टियां थी आप देखिए, डेली उन पे आरोप लगते थे, डेली एक नया घोटाला सामने उधर के आता था। 8 सालों बताइए कि एक भी लगा हो। या हमारी अन्य सरकारें हैं जो प्रांतों में, आप बताइए किसी पे। आज माननीय योगी जी की एक कार्यकाल खत्म हो गया, दूसरा। चलिए ठीक है, जया ठाकुर जी कुछ कहना चाह रहे हैं यहाँ पर। जया जी अपनी बात रखिए। मध्य प्रदेश का मैं बताना चाहूंगी, मध्य प्रदेश में शिवराज जी पर जैसे बिहार में सारा घोटाला हुआ था, ऐसे यहाँ मिड डे मील जो घोटाला हुआ है उसके बारे में सर क्या कहना चाहते हैं, मैं ये जानना चाहती हूँ। हाँ मैडम, मैं बताना चाहूंगा, शिवराज सिंह पे जो आरोप लगे थे वो बाई इज्जत कोर्ट से बरी हो चुके हैं। कोर्ट से ज्यादा आगे तो कोई होता नहीं है।
आरोप लगे थे, मैं बिल्कुल मानता हूं आपकी बात, और वो आरोप लगे, वो कोर्ट में गए और कोर्ट से वो बात भाई सम्मान बरी होके बाहर आए। तो भारतीय जनता पार्टी में अगर किसी पे आरोप लगता है तो तुरंत उससे इस्तीफा लिया जाता है और उसे पार्टी में तब पद पे रखा जाता है जब वो बाई इज्जत सम्मान मगर इनके यहाँ सत्येंद्र जैन आज 4 महीने से जेल में बंद हैं, मंत्री पद से नहीं हटाया गया है, क्योंकि केजरीवाल को मालूम है कि हटाते ही जितना उन्होंने जो इनका पैसा 2 नंबर में हवाला में किया है वो इनका नाम लेंगे, केजरीवाल दूसरे दिन नप जाएंगे, इसलिए वो हटाना नहीं चाह रहे। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको नजरअंदाज करने की बात जरूर भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर कही है, लेकिन गुजरात के चुनावों में अब गुजरात की जनता किसे नजरअंदाज करेगी ये तो वक्त बताएगा। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही।